आज हम करेंगे 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन संविधान क्यों और कैसे। इस लेसन को कराने से पहले मैं इस लेसन का जो नाम दे रखा है संविधान क्यों और कैसे उसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए, संविधान होता क्या है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान है क्या, जिसके बारे में हम इस लेसन में, इस अध्याय में चर्चा करेंगे। संविधान क्या है? संविधान एक किताब है। कैसी किताब है? ये एक ऐसी किताब है जिसमें किसी भी देश को चलाने से संबंधित, देश का जो शासन चलाया जाएगा वो कैसे चलाया जाएगा, उससे संबंधित बहुत सारे नियम और कानून उसमें लिखे होते हैं। जैसे भारत के संविधान की अगर हम बात करें कि भारत का संविधान, जैसे मैं कहूँ कि भारत का संविधान लिखित है, इसका मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान जिस किताब में लिखा गया है उसका नाम संविधान है। और संविधान क्या है, उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे अनुच्छेद, आर्टिकल है, वो अनुच्छेद ही कानून है। देश को चलाने से संबंधित छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात संविधान में लिखी गई है। कैसे शासन चलाया जाएगा, कौन सी शासन प्रणाली अपनाई जाएगी, संविधान में रहने वाले नागरिक, आम नागरिक जैसे कि हमें क्या अधिकार मिलेंगे, क्या हमारे कर्तव्य होंगे, हमारे जो अधिकारी होंगे वो हमारे लिए क्या काम करेंगे, विभिन्न शक्तियों को विभिन्न प्रकार से बांटा कैसे गया है। जैसे विधानमंडल है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। विधानमंडल का अलग काम है, कानून बनाती है, कार्यपालिका लागू करती है, न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का काम करती है। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न विभागों के अलग अलग मंत्री, कौन कब क्या काम करेगा, वो सब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज हमारे संविधान में लिखी गई है। हमें संविधान के अनुसार ही शासन चलाना होता है। तो अब इस लेसन में हम करेंगे संविधान के बारे में। इस लेसन में जो जो इम्पोर्टेंट है आपका, वो मैंने अंडरलाइन कर रखा, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। उसके अलावा जहां मुझे लगेगा कि आपके लिए जो इसका जो भी भाग महत्वपूर्ण होगा अंडरलाइन करने के अलावा, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो आपको ये लेसन ध्यान से सुनना है। देखिए, सबसे पहले आता है कि हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। आप सोच के देखो एक बार कि अगर हमें संविधान, हमारे देश में संविधान ना हो तो क्या हम शासन चला सकते हैं? क्या संविधान के बिना हमारा शासन नहीं चल सकता? संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है? तो इसके बारे में अब हम देखते हैं। देखिए, संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक प्रकार से भिन्न है। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू है, कुछ मुसलमान है, कुछ ईसाई है, और कुछ ऐसे भी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। वे और आधारों पर भी भिन्न है। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय मतलब काम। उनकी भिन्न भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक है। सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी अलग अलग पसंद है। उनमें से कुछ धनी तो कुछ गरीब है, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है। जैसे किसी व्यक्ति की कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, या माता पिता को उसका निर्णय लेने देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए, या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे। देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है इस पूरे पैराग्राफ का। हमें क्या बोला गया है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। भारत, हम अपने देश की बात करते हैं। आपको पता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत की जनसंख्या अरबों में है। दूसरा, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विविधता वाला देश है। विविधता का मतलब क्या होता है कि भारत में अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग भाषा को मानने वाले लोग, अलग 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 संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं। अब जिस देश में इतनी ज्यादा विविधता हो, और ऐसे देश में मानो अगर देश के शासन को चलाने के लिए या नियम कानून बनाने के लिए संविधान ना हो, तो क्या होगा? लड़ाई झगड़े होंगे। क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग हैं, सबका दिमाग अलग है, सबकी सोच अलग है, सबके विचार अलग है। अब किसी भी बात पर सभी व्यक्ति सहमत नहीं होंगे। अरबों में जिस देश की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, अगर आप दो लोगों की बात भी करते हैं, अगर हम किसी भी विषय के बारे में किन्हीं दो लोगों से पूछते हैं तो उनकी पसंद भी अलग अलग होती है। क्योंकि सबके विचार एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच अलग है, सबके पसंद अलग है।
जब दो लोगों में इतनी विभिन्नता होती है तो सोचो कि पूरे देश में जहाँ इतनी ज्यादा जनसंख्या है तो इतने धर्मों के लोग हैं, सबका अलग अलग धर्म है, अलग अलग जाति है, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग, लेकिन रहते कहाँ हैं, एक ही जगह पे भारत में रहती है। तो ऐसे देश में तो संविधान का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर संविधान ही नहीं होगा तो कौन कानून बनाएगा, किसको पता कौन कानून बनाएगा, और कौन उसके पालन करेगा। सबकी सोच अलग, सबके विचार अलग, कोई किसी की बात को नहीं मानेगा। इससे क्या होगा, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, मार काट, लड़ाई झगड़े, इन चीजों की संभावना ज्यादा हो जाएगी। तो देश के शासन को चलाने के लिए, देश में सुव्यवस्था बनाने के लिए, लोकतांत्रिक शासन की, खास तौर पर भारत जैसे देश में जहां लोकतांत्रिक शासन को अपनाया गया है, जहां पर जनता को प्रमुखता दी जाती है, सबको वोट देने, सबको नहीं, 18 साल या उससे ज्यादा के जो लोग होते हैं, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या हुआ, 18 साल से ज्यादा, 18 साल या 18 साल से ज्यादा के प्रत्येक स्त्री और पुरुष को वोट देने का जो अधिकार होता है, उसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके द्वारा हमें ये अनुभव होता है कि हम, हमारे देश में हमारे पास ही वास्तविक शक्ति है, सरकार को बना भी हम सकते हैं, सरकार को हटा भी हम सकते हैं। क्योंकि जिन वोटों के द्वारा सरकार बनती है, जो हमारे नेता बनते हैं, उनको हम ही वोट देते हैं। तो सरकार को हमने ही बनाया, हमारे नेता जो हमारे ऊपर अधिकार करेंगे उनको हमने बनाया। अब जनता के पास वास्तविक शक्ति है, अगर पूरी जनता को ये बोला जाए कि सब नेता है, सब देश चलाएंगे, तो ये भी असंभव है। तो व्यक्तियों जो उम्मीदवार खड़े होते हैं वो क्या है, वो जो जीतने के बाद हमारे ऊपर शासन करते हैं। इसका मतलब हर व्यक्ति अपनी बात नहीं रख सकता, लेकिन हमारी ओर से जिनको हम जिताते हैं, जो व्यक्ति हमारे ऊपर शासन करता है, जो हमारे नेता बनते हैं, वो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको हमने अपने लिए चुना है, वो हमारी बात को आगे रखेंगे। तो संविधान की आवश्यकता क्यों है, देश को, किसी भी देश के शासन को अच्छे प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। अगर संविधान ना हो तो देश का शासन चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संविधान में विभिन्न कानून, विभिन्न अनुच्छेद है, विभिन्न कानूनों का एक समूह है, जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान, ये देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया है, संविधान का पहला काम यह है, क्या काम है संविधान का पहला, कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। इसका मतलब क्या हुआ, संविधान का पहला काम क्या है कि वो कुछ ऐसे बेसिक नियम बनाए, ऐसे बुनियादी नियम बनाए जो बहुत जरूरी होते हैं, तो उन पर सभी लोगों की रजामंदी हो, सभी लोगों का भरोसा हो। इसका मतलब क्या हुआ कि संविधान में कानून सबके हितों को ध्यान में देख के बनाए जाए। ऐसा नहीं है कि किसी खास धर्म के लिए कानून बना दिए, किसी खास जाति को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, किसी खास धर्म को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, या फिर जिनकी संख्या समाज में कम उनको दबाया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो हमारा संविधान पे से भरोसा उठ जाएगा, हम संविधान पे भरोसा करेंगे ही नहीं, और ऐसे देश में संविधान सफल भी नहीं हो पाएगा। संविधान के अनुसार जो शासन चलाया जाएगा वो भी सफल नहीं होगा। इसीलिए संविधान का सबसे पहला काम क्या होता है कि वो इस तरीके से कानून या नियम बनाए जिससे लोगों का उन पे भरोसा बना रहे, और सभी व्यक्तियों के हितों में को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाए। उसके बाद आता है हमारा निर्णय निर्माण शक्ति की विशिष्टताएं। निर्णय निर्माण का मतलब होता है देश से संबंधित कोई भी फैसला लेना, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए, अब हमने दूसरा काम क्या देखा संविधान का, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज, ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट बातें ये है, लेकिन इसी लाइनों को, इन्हीं 4-5 लाइनों को आपसे, आपको ये जो ऊपर वाला पैराग्राफ है इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, तो मैं वो आपको बोल के एक्सप्लेन करूंगी। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। देखिए, पहला काम तो संविधान का हमने क्या किया कि संविधान का काम है वो ऐसा कानून बनाए जिससे कि सभी लोगों में तालमेल बना रहे, सभी लोगों का भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे। अब आता है दूसरा, संविधान का दूसरा काम क्या है, ये क्लियर करना, ये स्पष्ट करना कि समाज में जो निर्णय लेने की शक्ति है, समाज में लोगों से संबंधित कोई भी जो फैसला लिया जाएगा, सबसे पहले तो वो कौन लेगा। दूसरा, संविधान यह भी तय करता है कि सरकार, सरकार मतलब जो शासन चलाती है,
तो वो कैसे निर्मित होगी, किन किन लोगों से मिलकर सरकार बनेगी, कौन कौन लोग उसमें शामिल होंगे, किस प्रकार से सरकार का चुनाव किया जाएगा। तो दूसरा काम है संविधान का सरकार का निर्माण करना। तीसरा काम क्या है सरकार संविधान का, वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। अब संविधान का पहला काम क्या था, ऐसा कानून बनाया जाए जिससे सभी लोगों का उस पर भरोसा बना रहे, विश्वास बना रहे, सभी लोगों में तालमेल बना रहे। दूसरा क्या काम था, सरकार को कैसे निर्मित किया जाए, कैसे बनाया जाए सरकार को, कौन कौन सरकार में शामिल होंगे। अब सरकार बन गई, तीसरा काम क्या आएगा कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले सरकार जिन कानूनों को सरकार लोगों पे लागू करती है उन पे कुछ ना कुछ सीमा भी होनी चाहिए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सरकार कानून बनाएगी, नहीं सॉरी, जो सरकार लोगों पर कानूनों को लागू करेगी उस पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध भी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो भी मनमानी कर सकती है। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरीके से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या है कि नागरिकों के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया जाए। सरकार के पास भी ऐसा नहीं कि सारी शक्ति सरकार के पास है, वो जो चाहे कर सकती है, ऐसा नहीं है। सरकार को जो शक्ति दी गई है उस पर भी लिमिट है। और वो लिमिट किस तरीके से है, क्योंकि लोगों को हमारे संविधान में सभी लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकार मतलब एक देश का नागरिक होने के नाते उसको कुछ अधिकार मिले हैं। उन अधिकारों को कोई भी, चाहे वो सरकार है चाहे कोई भी, उसको कम नहीं कर सकता। संविधान में स्पष्ट दिया गया है कि ये मौलिक अधिकार नागरिकों को मिले हैं, उनको किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को मौलिक अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार होगा, और अगर कोई उनको उन अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है तो वो व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। उसके बाद आता है हमारा समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। समाज की क्या क्या आकांक्षाएं है, क्या इच्छा है, क्या लक्ष्य है। भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाए जिसमें जातिगत भेद, सबसे पहला क्या है कि हमारा जो देश है भारत, उसकी क्या आकांक्षा है, क्या इच्छा है कि हमारा जो समाज बने वो एक ऐसा समाज हो सबसे पहले जिसमें जातिगत भेदभाव, मतलब जातियों के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव ना हो। और इसके लिए क्या करना होगा, यदि यह हमारे समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वह इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। देखिए, जिस समाज में जातियों को लेकर भेदभाव होता है वह समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो कोई भी समाज ये नहीं चाहेगा कि उसके समाज देश में लोगों के बीच में जातिगत भेदभाव हो। अब हम अपने देश की बात करें तो भारत की मेन आकांक्षा, भारत की इच्छा क्या है कि हम एक ऐसी समाज बनाए जिसमें सबसे पहले तो सरकार इतनी शक्तिशाली हो कि सरकार कभी भी इस तरीके का कोई पक्षपात वाला व्यवहार ना करे, जातिगत भेदभाव ना करे, और अगर वो कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। दक्षिण अफ्रीका, आपने नाम सुना है, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, वो नस्लीय भेद, जातिगत आधार पर, जो नस्ल के आधार पर, वहां पे रंग भेद के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, सबसे ज्यादा उसमें शुरुआत ही यहाँ से हुई है। तो वो सबसे बड़ा उदाहरण है दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव का। रंग भेद की जो नीति थी वो दक्षिण अफ्रीका में आई थी सबसे पहले। उसके लिए उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वह नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। तो सबसे पहले तो क्या किया हमने अपने संविधान में, हमारे संविधान में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि जाति धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भी नस्लीय भेदभाव ना किया जाए, सबको एक देश का नागरिक होने के नाते सबको समान अधिकार मिले। वास्तव में एक संविधान हमारे समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। पिटारा का मतलब क्या होता है कि जो संविधान है वो हमारे समाज की जो भी इच्छा है, जो आकांक्षाएं है, उनको पूरा करने का एक पिटारा है, खजाना है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा, वह सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वह गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारत के जो संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता का मतलब है जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है। हमारे जो नेता थे, बहुत सारे नेताओं, उन्होंने मिलकर एक संविधान सभा का निर्माण किया था। संविधान सभा का ये मतलब क्या है कि बहुत सारे नेताओं ने मिलके
हमारे संविधान की रचना की थी। और उन नेताओं का जो समूह था वो संविधान सभा कहलाता था। और हमारा जो संविधान बनाया है वो संविधान सभा ने बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे देश के जो विभिन्न नेता है उन सबकी भागीदारी संविधान का निर्माण करने में रही है। तो जब उन्होंने संविधान का निर्माण किया आज से कई साल पहले, तब भी उन्होंने इस बात का अंदाजा लगा लिया था कि जो संविधान बनाया जाएगा उनमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि हर व्यक्ति की गरिमा और सामाजिक मतलब हर व्यक्ति की जो आत्मसम्मान होता है अपने लिए वो बना रहे, किसी भी जातिगत आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। भारतीय संविधान सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करता है जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू किया जा सके। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारतीय शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों की भलाई के लिए भी उनके कल्याण के लिए भी काम किया जाता है। जैसे गरीब लोगों के लिए फ्री में हॉस्पिटल है, पेंशन की व्यवस्था की गई है, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। तो ये कुछ ऐसी कल्याणकारी काम होते हैं, लोक कल्याणकारी काम जो लोगों की भलाई के लिए किए जाते हैं। तो लोक कल्याणकारी कार्यों की शुरुआत हमारे संविधान में की गई है। अब आता है चौथा काम। संविधान का चौथा काम यह है कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। मतलब किसी के साथ कोई जाति कोई भेदभाव, किसी के साथ कुछ गलत बर्ताव ना हो, एक ऐसा न्यायपूर्ण समाज हो जिसमें सबको बराबरी का हक मिले। तो इसमें देखिए आपको स्टार्टिंग से एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ मैं। इस लेसन में स्टार्टिंग में आपको पहले सबसे पहले संविधान की परिभाषा, संविधान क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे? संविधान नियम और कानूनों का वह समूह है जिसके अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। संविधान क्या है? संविधान कुछ नियमों और कानूनों का वह समूह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब आता है दूसरा क्वेश्चन इसका, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? संविधान, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है? भारत जैसे देश जिसमें जो विविधता वाला देश है, जिसमें विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग इकट्ठे एक जगह पर रहते हैं, ऐसे देश के लिए संविधान बहुत आवश्यक है। संविधान क्या करता है? संविधान तालमेल बढ़ाता है, लोगों के बीच समन्वय की भावना को बढ़ाता है, लोगों के भरोसा जो है उसको बना के रखता है। तो इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता है किसी भी देश के शासन को सही ढंग से चलाने के लिए और सफल बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता है। फिर आता है संविधान के क्या काम है, संविधान के कार्य बताइए। उसमें आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे संविधान का पहला काम क्या है कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, ये एक्सप्लेन मैंने आपको भी किया था। तीसरा संविधान का काम क्या होगा कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमा लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। अब आता है हमारा चौथा काम सरकार का, वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो अब तक जो हमने इस लेसन में पढ़ा उसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान क्या है, इसमें आप उसकी परिभाषा लिखोगे और संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, हमें संविधान के कार्य बताए या संविधान क्या काम करते हैं। तो ये जो चार इसमें आपको दे रखे पॉइंट्स वो लिखोगे आप। इसमें जो ये शब्द आया, ये कार्टून देखिए साइड में, ये जो शब्द आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, देखिए हमारे संविधान के भाग 3, संविधान के कई भाग है तो भाग जो 3 है संविधान का उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आप अगला जो लेसन इसका करेंगे उसमें वो पूरा लेसन मौलिक अधिकारों के बारे में है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ। हमारे संविधान में सभी नागरिकों को जो भी भारत में रहते हैं हर व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार मिले थे। संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार था। अब वो संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है और अब वो कानूनी अधिकार बन गया है। तो कुल मिला के हमारे मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6। इसको अच्छे से आप अगले लेसन में करेंगे एक्सप्लेन। फिर आता है हमारा संविधान के तीसरे भाग में तो हमारे मौलिक अधिकार है, और संविधान का जो चौथा भाग है उसमें है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, देखिए जो राज्य के मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार 6 है, ये कोई लिमिट नहीं है इनकी, ठीक है। दूसरा, जो मौलिक अधिकार है उनको न्यायालय द्वारा लागू कराया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई भी व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जैसे मुझे कहीं पर भी घूमने का अधिकार है, कोई मुझे कहीं पर भी अपने देश में, अपने ही देश में कहीं पर भी घूमने फिरने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई मुझे अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि वो मेरे मौलिक अधिकारों को का हनन कर रहा है। तो मैं उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकती हूँ, न्यायालय की शरण ले सकती हूँ। अब इसका उल्टा कर दो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसा नहीं होता, हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये लोगों के कल्याण से संबंधित है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ये लोगों के कल्याण से संबंधित है। उसके बाद आता है हमारा संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया, किसके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे कानून सैनिक शासकों और ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। ये देखिए, संविधान जो है, जिन भी देशों के संविधान सफल नहीं हुए हैं, जिन भी देशों के संविधान सफल नहीं हुए हैं, उसका कारण क्या है कि वो संविधान ऐसे लोगों ने बनाया होगा जिनको लोग पसंद नहीं करते होंगे। अलोकप्रिय नेता मतलब जिनको लोग पसंद, उन नेताओं ने बनाया होगा जिनको लोग पसंद नहीं करते। या सैनिक शासन मतलब जो शासक सत्ता को हथिया लेता है, जैसे राजा है, मान लो कोई राजतंत्र है किसी देश में, अब राजा के पास ही सारी पावर है, किसी को कोई अधिकार नहीं है, वही अगर संविधान बनाए, लोग उससे वैसे ही परेशान है क्योंकि वो लोगों पे अत्याचार कर रहा है। और ऐसा आदमी जब, ऐसा राजा जब संविधान बनाता है तो वो संविधान अपने आप ही सफल नहीं होगा, क्योंकि लोग उससे वैसे ही परेशान है। अगर कोई ऐसा नेता संविधान बनाए जिसको लोग पसंद नहीं करते, तो वो संविधान भी सफल नहीं होगा। दुनिया के जितने भी संविधान सफल हुए हैं उनमें से कौन कौन देश प्रमुख है? एक तो अपना भारत, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा अमेरिका। अब भारत का जो संविधान है उसके सफल होने के पीछे क्या कारण है, ये देखिए। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसे राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी, भारतीय संविधान जो बनाने की शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 में हुई थी, लेकिन हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों में सीधा संवाद करने और उनका सम्मान करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम रूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में आपको क्या बताया, मेन चीज क्या है कि जो भारत का संविधान है वो सफल क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान हमारे ऐसे नेताओं ने बनाया है जिनको हम बहुत पसंद करते थे। हमारे आजादी दिलाने में जिन नेताओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, उन्हीं नेताओं ने मिलकर बनाई संविधान सभा, और संविधान सभा ने बनाया हमारा संविधान। तो हमारा संविधान को लेके बहुत ज्यादा अटूट विश्वास है, हमें बहुत भरोसा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोकप्रिय नेता थे, जैसे नेहरू जी हो गए,
वो महात्मा गांधी हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए। तो जो हमारे लोकप्रिय नेता थे, उन्होंने ही संविधान का निर्माण किया है। यही कारण है कि हमारा अपने संविधान पे पूरा भरोसा है और हमारा देश एक सफल संविधान के रूप में आगे बढ़ा है। ये भी कार्टून देखिए। लोगों को जब यह पता चलता है कि उनका संविधान न्यायपूर्ण नहीं है तो वे क्या करते हैं? ऐसे लोगों का क्या होता है जिनका संविधान केवल कागज पर ही होता है? इसका मतलब क्या हुआ कि जिन देशों का संविधान कागज पर है, मतलब लिखा तो हुआ है, लेकिन उसके अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा, लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा, लोग परेशान है, ऐसे संविधान को पसंद नहीं करते, तो ऐसे देश में क्या होगा? लोग संविधान का पालन ही नहीं करेंगे, उसका विरोध करेंगे। ऐसा समाज जो होगा वो अन्यायपूर्ण होगा। वहां पर सबको समान नहीं रखा जाएगा। जैसे हमारे देश में सबको समानता का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, और भी अधिकार मिले, लेकिन ऐसे देशों में सिर्फ कागजी, मतलब कागज पर ही लिखने के लिए अधिकार है, वास्तविक रूप से लोगों को कोई अधिकार नहीं मिलता। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है आपका? भारतीय संविधान के सफल होने के पीछे क्या कारण है? इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? भारतीय संविधान के सफल होने के पीछे क्या कारण है? तो उसमें आपको ये पूरा पैराग्राफ पैराग्राफ लिखना होगा। इस लेसन में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं जो हमेशा एग्जाम में आते हैं, वो मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा। संस्था क्या होती है? सबसे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। संस्था का मतलब है जो हमारे संविधान में संस्थाओं को काम दे रखा है, जो कानून से संबंधित काम है। जैसे तीन संस्था है: विधान मंडल, विधानसभा जिसको वो कहते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके अलावा और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, लेकिन ये जो तीन महत्वपूर्ण संस्था है वो क्या क्या काम करती है? तीनों को अलग अलग काम दे रखा है। विधानमंडल कानून बनाएगी, कार्यपालिका कानून बनने के बाद उनको लागू करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी? न्याय देने का काम करेगी, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। और ये ऐसा क्यों किया गया है? अलग अलग संस्था को अलग अलग काम क्यों दिया गया है? क्योंकि अगर सारे ही काम एक संस्था को दे दिए जाएंगे तो कोई भी एक संस्था स्वेच्छाचारी हो जाएगी, वो मनमानी करने लग जाएगी। तो एक दूसरे को ये देखने के लिए कि कोई भी संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाए, लिमिट में अपना अपना काम करे, स्वेच्छाचारी ना बने, अत्याचारी ना बने, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में बहुत ही अच्छी चीज ये है कि उसमें अलग अलग संस्था को अलग अलग काम दिया गया है, जिससे कि किसी एक का एकाधिकार स्थापित ना हो। देखिए, संविधान को जनता नहीं, प्राय एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट न कर सके। इसमें क्या बताए? संविधान को नष्ट करने के लिए एक आदमी भी काफी है, या कुछ छोटा सा समूह, कुछ लोगों का समूह भी उसको नष्ट कर देता है। अगर संविधान को लोग पसंद नहीं करते, वो लोगों न्यायपूर्ण नहीं है, पक्षपात पे आधारित है, तो ऐसा संविधान ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। यही वजह है कि जो अच्छा संविधान बनाया जाता है उसमें शक्तियां बटी होती है। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक संस्था का सारी शक्तियों पर एकाधिकार न हो। इसका मतलब क्या है कि संविधान को बनाते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना होता है कोई भी एक संस्था सारे काम ना करे। अगर ऐसा हुआ तो वो अत्याचारी बन जाती है, स्वेच्छाचारी बन जाती है, मनमानी करती है। ऐसा करने के लिए क्या होता है? शक्तियों को बांट दिया जाता है, जैसे कि हमारे देश में है। ये देखिए, विधानमंडल को अलग काम है, कार्यपालिका को अलग काम दिया गया है, न्यायपालिका को अलग काम दिया गया है। उसके अलावा बहुत सारे स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जैसे निर्वाचन आयोग क्या काम करता है? पूरे देश में चुनाव करवाने का काम करता है। इससे क्या होता है? यदि कोई एक संस्था संविधान को नष्ट करना चाहती है तो दूसरी उसको रोक सकती है। तो अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की है। इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता किस प्रकार सुनिश्चित की है? दोबारा बता देती हूँ। अवरोध और संतुलन के कुशल प्रयोग ने भारतीय संविधान की सफलता किस प्रकार सुनिश्चित किया? तो इसमें आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होगा, और इस पूरे पैराग्राफ का सारांश क्या होगा 2 लाइनों में मैं बता देती हूँ। इसमें यह बताया कि जो संविधान एक ही संस्था को सारे काम दे देता है, ऐसा संविधान बहुत लंबे समय तक नहीं चलता और खत्म हो जाता है, क्योंकि लोग नहीं मानते। और
ऐसा संविधान में क्या होता है, कोई भी एक संस्था अत्याचार करने लगते हैं, स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें किसी की रोक टोक नहीं होती। भारतीय संविधान में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। इसी वजह से भारतीय संविधान में अलग अलग संस्था को अलग अलग काम दिया गया है, जिससे कोई एक भी सारी शक्तियों का प्रयोग ना करे। उसको स्वेच्छाचारी बनने से दूसरी संस्था रोक लेगी। अपना अपना काम, विधानमंडल सिर्फ कानून बनाएगा, कार्यपालिका सिर्फ उसको लागू करेगी, न्यायपालिका न्याय देने का काम करेगा। सबका अलग अलग काम है, इसलिए टकराव की संभावना भी नहीं होती। अब आता है हमारा संविधान। अब तक तो हमने क्या पढ़ा, संविधान में हमारा जो संविधान उसमें क्या क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखा गया है। अब आता है कि संविधान बना कैसे। हमारे संविधान की जो पहली बैठक हुई है, हम देखो, पहली बात तो ये मैंने आपको अभी बताया था, हमारा संविधान बनाया है संविधान सभा ने। हमारा संविधान किसने बनाया है, संविधान सभा ने बनाया है। संविधान की जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद इसकी जो दूसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 14 अगस्त 1947। इसका मतलब क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और उससे एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। जब भारत पूरा, पहले पूरा भारत एक था, फिर भारत को दो टुकड़ों में बांटा गया, भारत अलग और पाकिस्तान अलग। तो इसमें भारत की जो संविधान की जो पहली बैठक हुई है वो हुई है 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा के सदस्य 1935 में, हमारा जो 1935 का प्रांतीय विधानसभा अधिनियम है, प्रांतीय विधानसभा अधिनियम आया था सन 1935 में, उसके अनुसार हमने संविधान बनाया है। और जो सदस्य है वो कैसे चुने गए, अप्रत्यक्ष विधि से। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए, डायरेक्ट नहीं, अप्रत्यक्ष विधि से। संविधान सभा की रचना कौन सी योजना के अनुसार हुई, कैबिनेट मिशन। इसमें क्या क्या था, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत। देशी रियासत क्या होती थी, पहले कुछ जगहों पर राजाओं का नियंत्रण था, जैसे कुछ शासन, तो ब्रिटिश शासन के जब हम गुलाम थे तो हमारे कुछ जगहों पर तो ब्रिटिश शासन का डायरेक्ट अधिकार था। और कुछ राज्य ऐसे थे जिनको देशी रियासत का नाम दिया गया। इन पे क्या होता था, जो ब्रिटिश अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था, कुछ राजाओं को नियुक्त किया था, राजाओं को वो जगह दे रखी थी, उनके द्वारा वो शासन चलाते थे। तो प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत और रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। जिसकी जितनी जनसंख्या होगी उसको उसी अनुपात में सीट दी गई। और ज्यादा मोटे तौर पर क्या अनुपात रखा गया, 10 लाख की जनसंख्या जिसकी होगी उसको एक सीट मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा, अगर किसी जगह 2 लाख जनसंख्या है तो दो सीट, 20 लाख जनसंख्या तो दो सीट, 10 लाख पे एक सीट। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष, जहां पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन था, ये जो मैंने अभी बताया ना, जहां पर अंग्रेजी सरकार सीधा शासन चलाती थी, वहां से तो 292 सदस्य चुनने थे। और जहां राजाओं को, उनको शासन के लिए जिम्मेदारी राजाओं को दे रखी थी, वहां पे थी 93 सीटें। जहाँ पे डायरेक्ट शासन था अंग्रेजी सरकार का, वहां पे 292। और जहाँ पे देशी रियासत थी जो राजाओं के द्वारा शासन चलाया जाता था, वहां पे 93 सीटें बांटी गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन मुख्य समुदायों, हर प्रांत की सीटों को तीन समुदाय में बांटा गया, मुसलमानों के अलग, सिखों के अलग, और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में। इसके अलावा जो रहेगी वो सामान्य में आ जाएगी। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संगणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया। एकल संगणीय मत प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है, जैसे चार उम्मीदवार खड़े हुए हैं, मैं पहले नंबर पर किसी और, मैं जिसको पसंद करती हूँ उसके पसंद के अनुसार मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डालूंगी। फिर ये देखा जाए, मेरे साथ और भी व्यक्ति वोट डालेंगे, लास्ट में गिना जाएगी पहले नंबर पर किसको ज्यादा पसंद किया गया, वो जीत जाएगा। सेकंड नंबर पर किसको किया गया। तो ये होती है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से किया गया। जो देशी रियासत थी जहां पे राजाओं का शासन था, उनके जो हेड थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनको कैसे चुना गया, उनके सलाह से, उनकी परामर्श से उनका चुनाव किया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, ये देखिए,
भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, या भारतीय संविधान को किस प्रकार निर्मित किया गया। तो आपको पूरा लिखना है यहाँ से शुरू। इसकी बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, और उसके बाद पुनः दूसरी दोबारा बैठक हुई 14 अगस्त 1947 को। किसके अनुसार इसका भारतीय संविधान बनाया, 1935 के अधिनियम के अनुसार, कैबिनेट मिशन के अनुसार। फिर आपको ये लिखना है किस प्रांत को किस अनुपात में, जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। ये पूरा का पूरा आपका यहाँ तक आ जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। अब आता है भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान का स्वरूप 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। विभाजन जब भारत पाकिस्तान अलग अलग देश बन गया, तो भारत पाकिस्तान के अलग अलग होने के बाद 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि जो पाकिस्तान से चुन के आए थे, पाकिस्तान के क्षेत्र से जो चुन के आए थे, अब वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब संविधान सभा के जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी रह गई, 299। इनमें से 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने लास्ट बार अंतरिम रूप से जो संविधान हमने जो पारित किया था, अंतिम रूप से उस पर अपने साइन किए थे। तो कैसे संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा का स्वरूप 3 जून, संविधान सभा मतलब जिसमें नेता शामिल थे जिन्होंने संविधान बनाया था। तो 3 जून 1947 को कौन लोग हट गए यहाँ से, जो पाकिस्तान के क्षेत्र से, क्योंकि पाकिस्तान अब अलग देश बन गया, भारत अलग देश है, तो पाकिस्तान से जो नेता चुन के आए थे उनको हटा दिया, वो अब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। और संविधान सभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या हो गई 299। 299 कुल सदस्य संख्या थी, लेकिन साइन कितने लोगों ने किए, 284, 284। और कब किए, 26 नवंबर 1949 को। इस प्रकार उपमहाद्वीप में विभाजन से उपजी विभीषिका और हिंसा के बीच संविधान का निर्माण हुआ, क्योंकि देश का विभाजन हुआ था। पहले पूरा भारत एक देश था, फिर उसके 2 टुकड़े हो गए, भारत और पाकिस्तान। तो उस समय लड़ाई झगड़ा हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी, और ऐसी परिस्थिति में हमारे संविधान का निर्माण भी हुआ। लेकिन संविधान निर्माता मतलब जिन्होंने संविधान को बनाया था, उनके धैर्य की, उनके साहस की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने न केवल उस समय वो बहुत दबाव में थे, चारों तरफ हिंसा हो रही थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मार काट हो रही थी, हिंदू मुसलमानों के दंगे भड़क रहे थे, ऐसे समय में उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और नागरिकता, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा, ये एक नई अवधारणा उन्होंने प्रस्तुत की, जिसको हमारे संविधान में भी शामिल किया गया। और ये भी ध्यान रखा गया कि जिनकी संख्या समाज में अल्पसंख्यक, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे, बल्कि धार्मिक पहचान का, नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या ध्यान रखा गया कि जिनकी संख्या समाज में कम है, क्योंकि संविधान निर्माताओं को उस समय इस बात का अंदाजा था कि जिनकी संख्या समाज में कम है, कहीं ऐसा ना हो कि जिनकी संख्या समाज में ज्यादा है वो लोग इनको दबा दे। तो इसलिए इनका पूरा ध्यान रखा अल्पसंख्यकों का, और संविधान में इस तरीके के प्रावधान किए जिससे कि ये लोग भी बिल्कुल सुरक्षित रहे, दबे ना। लेकिन संविधान सभा के गठन का यह विवरण केवल सतही तौर पर हमें यह बताता है कि संविधान वास्तव में बना कैसे। यद्यपि हमारे संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसका मतलब क्या है, 18 साल या 18 साल से ज्यादा का जो व्यक्ति है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है, उसको वोट देने का अधिकार है। तो संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे, पर उसे ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का गंभीर प्रयास किया गया। जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे, उनको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुना गया था, लेकिन फिर भी ध्यान रखा गया उनको ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि परक बनाने का। मतलब क्या हो कि लोगों के, वो सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करे, ये इस बात का ध्यान रखा गया। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 राज्य थे। 28 राज्य ऐसे थे जहाँ पे अनुसूचित जाति थी। और जहां तक राजनीतिक दलों के सवाल है, विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था। आपको पता है कि कांग्रेस ने बहुत लंबे समय तक शासन किया। कांग्रेस लोगों में एक बहुत लोकप्रिय पार्टी थी, क्योंकि हमारे नेता सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल थे।
उसे 82% सीटें प्राप्त थी। लेकिन कांग्रेस स्वयं विविधताओं से भरी हुई एक ऐसी पार्टी थी जिसमें लगभग सभी विचारधाराओं की, इसका मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस, जैसे भारत में विविधता है वैसे ही कांग्रेस में विविधता थी। वो कैसे? कांग्रेस में हर धर्म के लोग थे, हर धर्म के नेता शामिल थे। पारसी भी थे, मुसलमान के भी थे, हिंदू भी थे। तो ये कांग्रेस विविधताओं से भरी क्यों थी? क्योंकि अलग अलग विचारधारा, नरमपंथी भी थे, गर्मपंथी भी थे, हर तरीके के लोग इसमें शामिल थे। तो ये इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार निर्मित हुआ? संविधान सभा का स्वरूप किस प्रकार निर्मित हुआ? इसके बाद आएगा संविधान सभा के कामकाज की शैली, कि संविधान सभा जो है उसका काम करने का तरीका क्या है। संविधान सभा की सत्ता केवल इस बात पर ही नहीं टिकी थी, वह मोटे तौर पर सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। संविधान बनाने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और सदस्यों के विचार विमर्श की जड़ में छुपे मूल्यों में ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। जहां प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली किसी सभा के लिए वांछनीय है कि उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के सहभागी हो, वहीं यह भी महत्वपूर्ण है कि वे केवल अपनी पहचान या समुदाय का ही प्रतिनिधित्व न करें। संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया। सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद कोई मतभेद हो। देखिए इस पैराग्राफ का मतलब क्या है? हमारा संविधान जिसने बनाया, मतलब संविधान सभा ने। संविधान सभा में अलग अलग विचारों के लोग थे, नरमपंथी थे, गर्मपंथी भी थे, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, हमारे हिंदू नेता भी थे, ईसाई भी थे, हर तरीके के लोग इसमें शामिल थे संविधान सभा में भी। लेकिन उसके बावजूद ये पूरा ध्यान रखा गया कि उनमें आपस में चाहे किसी भी अब जरूरी तो नहीं है कि संविधान जब वो बनाते थे, बनाया गया, तो हो सकता है कि कोई एक सहमत हो, दूसरा उससे सहमत ना हो, जो कानून उसने बनाए गए, मतभेद हो सकता है। लेकिन उन्होंने पूरे, मतलब अपने मतभेदों को साइड में रख के, मतलब उनको बिल्कुल उससे तटस्थ होके, उसको अलग रख के उन्होंने पूरा, लोगों ने, उन जो संविधान सभा के जो नेता थे हमारे, उन्होंने पूरा एकजुट होकर संविधान का निर्माण किया, जिससे कि केवल कुछ लोगों का ध्यान न रखा जाए, बल्कि पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण हो। तो इसमें क्वेश्चन आएगा आपका, संविधान सभा के कामकाज की शैली के विषय में बताइए, या संविधान सभा के कामकाज का क्या तरीका था। उसमें आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है। संविधान को कुल मिलाकर कितना टाइम लगा बनने में? एक तो संविधान, हमारा जो संविधान है भारत का, वो लिखित संविधान है, मतलब उसमें हर कानून नियम लिखे हुए हैं। संविधान को बनाने में लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। टोटल इसकी जो बैठक हुई थी वो 166 दिन तक चली थी। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो ये भी क्वेश्चन आता है आपका, भारतीय संविधान लिखित है या मौखिक लिखित है? संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संस्थागत व्यवस्था किस प्रकार से की गई है? ये मैंने आपको अभी बताया था। संविधान सभा ने शासन के विभिन्न अंगों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटा है। दूसरा संघात्मक शासन है। केंद्र सरकार, मतलब पूरे देश में कोई एक सरकार नहीं है, केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, छोटी छोटी सरकारें भी है। ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो संविधान है, हमने अपने संविधान का निर्माण कैसे किया? हमसे पहले बहुत सारे देश आजाद हो चुके थे, बहुत सारे देशों का संविधान बन चुका था। तो हमने क्या किया? हमने बहुत सारे देशों से अच्छी अच्छी चीजों को अपने संविधान में शामिल किया। जैसे सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव में जीत का फैसला है वो हमने ब्रिटेन से लिया। सरकार का जो संसदीय शासन है वो हमने ब्रिटेन से लिया। कानून का जो शासन है वो हमने ब्रिटेन से लिया। विधायिका में अध्यक्ष का पद क्या होगा, उसके क्या कार्य होंगे, वो हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया। कानून कैसे बनेगा, कानून निर्माण की जो विधि है उसको हमने ब्रिटेन से
ब्रिटिश संविधान से लिया। दोबारा बता देती हूँ, सर्वाधिक मत के आधार पर कि जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। ये विचार हमारे दिमाग में कहाँ से आया? ब्रिटेन से। सरकार का संसदीय रूप हमने ब्रिटेन से लिया, कानून का शासन, विधायिका में अध्यक्ष का पद और कानून निर्माण, ये सारी चीजें हमने ब्रिटेन से ली। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्य के कल्याण से संबंधित, लोगों की भलाई से संबंधित, वो हमने आयरलैंड जो देश है उसके संविधान से लिए। जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे मौलिक अधिकार लोगों को मिले, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, तो स्वतंत्रता समानता जो बंधुत्व है उसको हमने फ्रांस से लिया। हमारे जो मौलिक अधिकार है और जो न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति है, न्यायपालिका को जो मिली होती है, उसको हमने अमेरिका से लिया। जो हमने अर्ध संघात्मक सरकार है, संघात्मक जो शासन है हमारा, संघात्मक व्यवस्था है, वो हमने कनाडा से ली। और अवशिष्ट जो शक्ति है उसका सिद्धांत भी हमने कनाडा से लिया। तो सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, सरकार का संसदीय रूप, कानून का शासन, विधायिका में अध्यक्ष का पद और कानून निर्माण की विधि हमने ब्रिटेन से ली। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने आयरलैंड से लिए। स्वतंत्र समानता और बंधुत्व हमने फ्रांस से लिया। मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनर्लोकन हमने अमेरिका से लिया। संघात्मक शासन और अवशिष्ट शक्ति हमने कनाडा से ली। तो इस पूरे लेसन में जो जो भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को जो इसकी इस लेसन की जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आगे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। इस पूरे लेसन की जो वीडियो है इसको अच्छे से देखना, आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, उसको मैंने अंडरलाइन किया है। उसके अलावा जो मुझे लगा है कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट, उसको मैंने समझाया है। तो ये लेसन आप पूरा ध्यान से देखिए, आपको पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा।